जय हिंद दोस्तों। इग्नू वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आपका एक और BGC 132 की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो में। इस वीडियो में हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर को देखेंगे। इससे पहले इसकी एक वीडियो और आ चुकी है जिसमें इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर को करवाया गया है। आगे आने वाली 3 से 4 और वीडियो आएंगे जिसमें इसके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर करवा दिए जाएंगे, जो कि आपका एग्जाम में 80 मार्क्स को कवर करेंगी। अगर आप इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से कर लेते हैं तो आपको 80 मार्क्स आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। फिर लास्ट वीडियो में इसकी पोएम पर लेकर आऊँगा कि कैसे आपको रेफरेंस और कॉन्टेस्ट करवाना है। तो हमारे इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको इस PDF की या फिर किसी भी सब्जेक्ट के PDF की गैस पेपर की प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। आइए बिना देरी की शुरुआत करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाईलाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न अबाउट लैंग्वेज। तो हमारे लैंग्वेज के बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है उनको हाईलाइट करना है। तो आपको बता दूं कि जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो संस्कृति, पहचान और कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। भारत एक बहुभाषी देश है जिसमें सैकड़ों भाषाएं बोलियां बोली जाती हैं। इस भाषाई विविधता की रक्षा और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान में भाषा संबंधी बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। ये प्रावधान है वो आधिकारिक भाषाओं के विकास, क्षेत्रीय एवं अल्पसंख्यक भाषाओं की सुरक्षा और भारत की जो समृद्ध भाषाई विरासत है उसके संरक्षण को ये सुनिश्चित करते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन है। आप इसको लिखोगे कैसे ये बता देता हूँ। लैंग्वेज प्लेज ए क्रूशियल रोल इन प्रिजर्विंग कल्चर। तो लैंग्वेज एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, आइडेंटिटी को, कम्युनिकेशन। जो कि एक डाइवर्स कंट्री है हमारी इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल नेशन। तो हमारा एक बहुभाषी देश है वेयर हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स आर स्पोकन अक्रॉस द डिफरेंट रीजन। तो इसमें क्या है, सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। रिकोगनाइजिंग दिस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, तो इसको पहचानना जो कि हमारी भाषाई पहचान है, डाइवर्सिटी है। द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्टेड सेवरल प्रोविजंस। तो हमारे भारतीय संविधान में इसके बहुत सारे प्रोविज़न है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको प्रोमोट करने के लिए लैंग्वेज को, वाइल इंश्योरिंग नेशनल यूनिटी, एक राष्ट्रीय यूनिटी को सुनिश्चित करते हुए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल सीक टू बैलेंस द नीड टू ए कॉमन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इन सभी के बीच में बैलेंस जरूरी है ताकि एक ऑफिशियल लैंग्वेज विद द प्रिजर्वेशन ऑफ द रीजनल एंड मिनोरिटी लैंग्वेज, सभी के मतलब बराबर की पहचान रखनी है, सभी के लिए सम्मान रखना है। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न किया गया है जो कि रिफ्लेक्ट होता है इंडियन कमिटी टू द लिंग्विस्टिक प्लूरलिज्म, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज हमें दिखाई देती है। लैंग्वेज एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे कि हमारा जो भारतीय संविधान है और भाषा के बीच में रिलेशन कैसा है। तो इसको मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि कैसे करना है। तो संविधान निर्माताओं ने हमारी भारत की भाषाई विविधता जो कि लैंग्वेज डाइवर्सिटी है इसको ध्यान में रखते हुए संतुलित भाषा नीति अपनाई है। भाषा संबंधी बहुत सारे प्रावधान हैं जो कि संविधान के पार्ट XVII में अनुच्छेद 343 से 351 में दिए गए हैं। तो ये कौन कौन से ऐसे हमारे अनुच्छेद हैं जो इसके बारे में बताता है। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 343। ये किसके बारे में बताता है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। तो संघ की राजभाषा के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। तो इसमें क्या बताया जाता है, आर्टिकल 343 डिक्लेयर्स हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा भारत संघ की राजभाषा है। तो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा न देकर राजभाषा का दर्जा घोषित किया गया है। इट आल्सो प्रोवाइड दैट द फॉर्म्स ऑफ न्यूमरल्स टू बी यूज फॉर ऑफिशियल पर्पजेज सेल टू बी इंटरनेशनल फॉर्म्स ऑफ इंडियन क्या न्यूमेरल्स। तो ये क्या है, जो प्रशासनिक सुविधा है ना उसके लिए अंग्रेजी भाषा के उपयोग को भी जारी रखा गया है। आधिकारिक भाषा अधिनियम 1963 बताता है कि हमें 1963 क्या डिसाइड करता है, इसके तहत हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग आज भी जारी है। तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन है जो कि आर्टिकल 343 के बारे में हमें बताता है। अगला है आर्टिकल 344 जो बताता है कमीशनिंग एंड कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा आयोग एवं समिति, इसे हिंदी में बोला जाता है। तो ये क्या बताता है,
आर्टिकल 344 provides for the appointment of a commissions on official language by the presidential after the expiration of specified period। तो अनुच्छेद 344 के अंतर्गत क्या है, राजभाषा आयोग की स्थापना का प्रावधान है। द कमीशन रिव्यूज द प्रोग्रेस ऑफ द यूज ऑफ हिंदी एंड मेक रिकमेंडेशन रिगार्डिंग। तो ये क्या है, इसके प्रोग्रेस को देखते हैं, जो कमीशन है वो रिव्यू करता है इसके प्रोग्रेस को कि हिंदी का प्रयोग कैसा है, उसकी रिकमेंडेशन बनाते हैं, वो किस आधार पर बनाते हैं, ये चीज़ें दी गई हैं जो हिंदी के विकास और प्रशासनिक कार्यों के भाषा के उपयोग संबंधी हमें सुझाव देगा। फिर बताते हैं आर्टिकल 345 क्या बताता है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट। तो राज्यों की राजभाषा के बारे में ये हमें जानकारी प्रदान करता है। आर्टिकल 345 एम्पायर स्टेट लेजिस्लेचर टू अडोप्ट एनी लैंग्वेज और लैंग्वेज स्पोकन विद इन द स्टेट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हमें क्या बताता है, अनुच्छेद 345 राज्यों को अधिकार दे दिया गया है कि वे अपनी पसंद की भाषा को राज्य भाषा घोषित कर सकेंगे। उदाहरण के तौर पे अगर बात बताऊँ कि तमिल इन तमिलनाडु, बंगाली इन वेस्ट बंगाल, मराठी इन महाराष्ट्र, तेलुगु इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो इस प्रकार क्या है, राज्यों को अपनी जो क्या दे दिया गया है, उनको अधिकार दे दिया गया है कि वे अपनी पसंद की भाषा को राज्य भाषा घोषित कर सकते हैं। तो ये कुछ उदाहरण दिए हमने कि कैसे कैसे ये इन्हें हेल्प करते हैं। अब है आर्टिकल 346 एंड 347। ये क्या होता है, कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट्स एंड द यूनियन। तो ये कम्युनिकेशन को बताता है कि हमारे स्टेट्स के और बीच में और संघ के बीच में, राज्य के बीच में, संघ के बीच में कम्युनिकेशन कैसा होगा। आर्टिकल 346 डील्स विद द कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट एंड बिटवीन ए स्टेट एंड ए यूनियन गवर्नमेंट। तो अनुच्छेद 346 राज्य और केंद्र सरकार के बीच में संचार से संबंधित है। सच कम्युनिकेशन जनरली टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑथराइज बाय द यूनियन, जो कि यूनियन द्वारा ऑथराइज किया जाता है, उस लैंग्वेज में बात की जाती है। आर्टिकल 347 empowers the president to recognize a language spoken by the section of a state population if there is a sufficient demand for its recognition। तो ये इसमें क्या बताता है 347, यदि किसी भाषा को बोलने वाले लोगों की पर्याप्त मांग हो तो राष्ट्रपति उस भाषा को मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। दिस प्रोविजन प्रोटेक्ट्स, ये प्रोविजन प्रोटेक्ट करता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को, जो भाषाई क्या है माइनॉरिटीज़ है, एंड प्रमोट इंक्लूसिवनेस। तो ये इस प्रकार आर्टिकल 346 और 347 हमने इसमें देखा था। नेक्स्ट क्या है आर्टिकल 348, ये क्या है, लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। तो जो हमारे सर्वोच्च और उच्च न्यायालय की भाषा है उसके बारे में जानकारी देता है। आर्टिकल 348 प्रोवाइड दैट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट शैल जनरली टू बी कंडक्टेड इन इंग्लिश। तो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है उसकी जो कार्रवाई है वो इंग्लिश भाषा में होगी। सिमिलरली authoritative text of laws, bills, act, ordinance, rules and the regulations are maintained in English। तो इसी प्रकार सेम क्या है, जो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट है, लॉज है, बिल है, एक्ट है, ऑर्डिनेंस है, जो रूल्स है, वो सारे क्या इंग्लिश में मेंटेन किए जाएंगे अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द लॉ। तो अनुच्छेद 348 के अनुसार जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्रवाई है वो किसमें, अंग्रेजी भाषा में होगी। और कानून, अधिनियम, जो विधिक दस्तावेज है जो हमने अभी देखे हैं वो क्या है भी अंग्रेजी भाषा में रखा जाता है। तो ये आर्टिकल 348 के बारे में हमने देखा। अब देखते हैं आर्टिकल 350, ये क्या बताता है, स्पेशल डायरेक्टिव्स रिगार्डिंग लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो भाषाई जो अल्पसंख्यक है उसके अधिकारों के बारे में बात की गई है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेवरल सेफगार्ड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो जो हमारा संविधान है वो बहुत सारे सेफगार्ड प्रोवाइड करता है भाषाई माइनॉरिटीज़ को, अल्पसंख्यक भाषाई लोगों को। आर्टिकल 350 गारंटीज एवरी पर्सन द राइट टू सबमिट द ग्रीवेंस एंड रिप्रेजेंटेशंस टू एनी अथॉरिटी इन द लैंग्वेज यूज इन द यूनियन और द स्टेट। तो प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि वह संघ और राज्य के प्रचलित किसी भाषा में अपनी शिकायत या आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। इसका अगला क्या है आर्टिकल 350A, ये क्या बताता है, मदर टंग एजुकेशन। तो मदर टंग एजुकेशन के बारे में क्या है, संविधान राज्य को निर्देश दे सकता है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। तो ये हमारा मदर टंग एजुकेशन है जिसमें बताया गया है कि राज्य को ये आदेश दिया जाता है कि जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनके बच्चों को प्राथमिक स्तर पर जो शुरुआती स्कूलिंग है, इनिशियल स्कूलिंग, उस पर
जो उनकी मदर टंग है उसमें एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। फिर नेक्स्ट है 350B स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज़। तो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी दिया गया है कि राष्ट्रपति भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा हेतु एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करते हैं जिसे स्पेशल ऑफिसर लिंग्विस्टिक में फॉर मिनोरिटीज बोला जाता है। अगला है इसमें आर्टिकल 351, ये क्या बोलता है, डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा का विकास। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो अनुच्छेद 351 जो संघ सरकार है वो हिंदी भाषा के विकास और प्रसार का निर्देश देता है ताकि वह भारत की समन्वित संस्कृति के अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, जिसे डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ऑफ हिंदी लैंग्वेज आर्टिकल 350 बोलते हैं। तो इंग्लिश शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। अगला क्या है कि एट्थ शेड्यूल, गलत पढ़ दिया था मैंने, एट्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान की 8वीं अनुसूची क्या बोलती है, क्या बताती है हमें, 8वीं अनुसूची में एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिलेटिंग टू द लैंग्वेज इज द एट्थ शेड्यूल विच रिकॉग्नाइज लैंग्वेज ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस। 8वीं अनुसूची में राष्ट्रीय महत्व की भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज 14 लैंग्वेज, शुरुआत में क्या है 14 भाषाएं थी। ओवर टाइम एडिशनली लैंग्वेज वर इंक्लूडेड थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स। तो बाद में क्या है अमेंडमेंट कर करके वर्तमान में क्या है 22 भाषाएं इसमें शामिल है। जी और कौन कौन सी है, जो 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज है वो सारी लैंग्वेज ये बताई गई है कि असम, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, ये 22 भाषाएं इसमें शामिल है, जिसकी डिटेल इसने देखी है। वीडियो पॉज करके आप इसमें चेक कर सकते हैं, जो आंसर आएगा तो उसमें आप लिख भी सकते हैं। तो ये है। फिर इसमें क्या है, अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज प्रोविजन। इंपॉर्टेंस क्या है हमारे, इसके महत्व क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज प्रोविजन के। पहला है प्रमोशन ऑफ द नेशनल यूनिटी, ये क्या करता है राष्ट्रीय एकता को मजबूत करते हुए हमें विविधता है उसका सम्मान करते हैं। दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, ये क्या है, ये भारत की भाषाई विरासत की रक्षा करते हैं। दे सेफ गार्ड इंडियाज रिच लिंग्विस्टिक हेरिटेज। फिर नेक्स्ट इसका क्या फ़ायदा है, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज राइट्स, ये क्या करते हैं भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। एजुकेशनल डेवलपमेंट करते हैं, मातृभाषा में शिक्षा बच्चों के सीखने की क्षमता को बढ़ा देती है। अगला है कल्चरल प्रिजर्वेशन, तो जो भाषा की सांस्कृतिक पहचान और परंपरा है वो उसको सुरक्षित रखती है। तो इसके लिए क्या क्या हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर। बेनिफिट्स हमने देख लिया, अब चैलेंजेस देखेंगे क्या क्या चैलेंजेस है। डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड इंडिया कंटिन्यूज टू फेस सर्टेन लैंग्वेज रिलेटेड चैलेंजेस। तो लैंग्वेज के से रिलेटेड बहुत सारे हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। उसमें क्या क्या है सारे एक एक करके देखेंगे। डिमांड्स फॉर रिकॉग्नाइजेशनल ऑफ एडिशनल लैंग्वेजेस, तो ये क्या करते हैं डिमांड करते हैं, रिकॉग्नाइजेशन करते हैं फॉर मोर लैंग्वेजेस। रीजनल लैंग्वेज मूवमेंट्स, रीजनल लैंग्वेज मूवमेंट्स आते हैं। डिबेट्स ओवर द प्रमोशन ऑफ हिंदी, डिबेट चलती रहती है प्रमोशन ऑफ हिंदी के लेकर। बैलेंसिंग नेशन इंटीग्रेशन विद द लिंग्विस्टिक ऑटोनॉमी, तो ये क्या करते हैं प्रोटेक्शन करते हैं किसको लेकर, लिंग्विस्टिक ऑटोनॉमी के लेकर। प्रिजर्वेशन फॉर ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेज एंड डायलैक्ट्स, इसको प्रिजर्वेशन के लिए करते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें बेनिफिट हमारा देखे हमने क्या क्या चैलेंजेस है, सारी चीज़ें इसमें देख ली हैं कि कैसे लैंग्वेज को लेकर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे हेल्प करता है एक लैंग्वेज को क्या करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्ट द बैलेंस एंड इंक्लूसिव लैंग्वेज पॉलिसी, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इंडिया आइडेंटिफाई द टेंशन एंड वायलेंस ओवर लैंग्वेज इन इंडिया। तो हमें आइडेंटिफाई करता है हमें आइडेंटिफाई करना है टेंशंस को, वायलेंस को ओवर इंडिया, ओवर लैंग्वेज इन इंडिया। तो इसको कैसे देखेंगे, सबसे पहले देखना है इसका इंट्रोडक्शन। तो भाषा के बारे में बात की गई है जो कि व्यक्ति की पहचान है, उसकी संस्कृति कल्चर की पहचान है और हमारे कम्युनिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडियम है। इंडिया एक बहुत ही क्या है मल्टीलिंगुअल कंट्री है जिसमें जो लैंग्वेज है वो केवल कम्युनिकेशन का जरिया नहीं है बल्कि वो क्या है कल्चरल हेरिटेज और रीजनल पहचान बोलते हैं जिसे क्षेत्रीय पहचान, उसका प्रतीक है। फिर भी भाषाई विविधता है, जो लैंग्वेज डाइवर्सिटी है वो भारत की शक्ति है, भारत की स्ट्रेंथ है। फिर भी राजभाषा
नीति, भाषाई मान्यता और क्षेत्रीय भाषा आंदोलनों के कारण समय समय पर तनाव और हिंसा की घटनाएं भी हमें देखने को मिली है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो जाता है कि इसका इंट्रोडक्शन हम कैसे करेंगे। आपको बस इसमें जस्ट इंग्लिश में कन्वर्ट करना और कुछ नहीं है। लैंग्वेज इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी। भाषा क्या है? व्यक्ति की पहचान है या एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है। इट इज़ ए मल्टी लैंग्वेज कंट्री लाइक इंडिया। तो ये क्या है? एक इन मल्टीलिंगुअल बहुभाषी देश में लैंग्वेज इज नॉट मेयरली ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो एक बहुभाषी देश में कि मीडियम ही नहीं है कम्युनिकेशन का, बट आल्सो सिंबल ऑफ कल्चर, जो कि क्या है? सिंबल है कल्चर का, हिस्ट्री का, रीजनल प्राइड का। इंडिया क्या है? एक होम है हंड्रेड ऑफ लैंग्वेजेस, बहुत सारे देशों का, डायलैक्ट्स, बहुत सारी बोलियों का, मेकिंग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, जो कि भाषाई बहुल, जो किसको दिखाता है? हमारी जो भाषा है उसकी डाइवर्सिटी को, वन ऑफ द इट्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, जो कि इसके एक बहुत ही ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ को दिखाता है। तो ये इसका क्या है? इंट्रोडक्शन हो जाएगा, जो कि मैंने बताया है। इसको आप इसे बस जस्ट लैंग्वेज में कन्वर्ट करना हो, कुछ नहीं। लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी इन इंडिया। भारत में अगर बात करें तो भाषा और पहचान का रिलेशन क्या है? तो भाषा जो कि संस्कृति, परंपरा और विरासत से जुड़ी होती है। लोग अपनी भाषा को अपनी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं, इसलिए किसी भाषा पर खतरा उसके बोलने वाले समुदाय की पहचान पर खतरे के रूप में देखा जाता है। तो इसे बोलते हैं लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी इन इंडिया। लैंग्वेज प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन ए शेपिंग पर्सनल एंड कम्युनिटी आइडेंटिटी। पीपल ऑफन एसोसिएट देयर लैंग्वेज विद देयर कल्चर, ट्रेडिशंस एंड हेरिटेज। तो लोग क्या करते हैं? लोग अपनी लैंग्वेज को अपने कल्चर के साथ, अपने ट्रेडिशन के साथ और अपने हेरिटेज के साथ जोड़ देते हैं। एज ए रिजल्ट एनी परसीव्ड थ्रेट टू ए लैंग्वेज इज ऑफन व्यूड एज ए थ्रेट टू द आइडेंटिटी ऑफ इट्स स्पीकर्स। कि जो अगर किसी भाषा पर हमला होता है तो वो पर्सनली हमला माना जाता है। अगला है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द लैंग्वेज कन्फ्लिक्ट। ये भी हमने ऑलरेडी इसमें देख लिया है पिछले क्वेश्चन में कि 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या है? भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? देश में एक राजभाषा तय करना। संविधान सभा में इस बात पर व्यापक चर्चा हुई थी कि क्या हिंदी अंग्रेजी का स्थान ले सकती है। जहाँ कुछ नेता हिंदी के पक्ष में थे, वहीं गैर हिंदी भाषी राज्यों ने इसके अनिवार्य उपयोग का विरोध किया है। तो इसकी क्या है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे। द इशू इन लैंग्वेज बिकम इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल एंड गेन्ड ग्रेटर सिग्निफिकेंस आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन 1947। तो क्या है? पहले भी थी इसकी, लेकिन 1947 के बाद इसकी क्या है? सिग्निफिकेंस ज़्यादा बढ़ गई है। वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस बिफोर द न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन वाज डिसाइडिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। देश की ऑफिशियल लैंग्वेज को डिसाइड करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानी गई थी। तो हिंदी को राजभाषा मान दिया गया। अगर इस राष्ट्रीय भाषा को लेकर बात की गई थी, चर्चा की गई थी, लेकिन कुछ नेता इसके पक्ष में थे, कुछ नेता इसके पक्ष में नहीं थे, जो कि गैर हिंदी भाषा राज्यों में अनुवायी उपयोग का विरोध करते थे। तो ये हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता, लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। फिर अगला है एंटी हिंदी एजिटेशंस। तो हिंदी विरोधी आंदोलन हमें देखने को मिले थे। तो इसमें क्या देखने को मिला? भारत का सबसे प्रसिद्ध भाषाई संघर्ष है वो हिंदी विरोधी आंदोलन था। विशेष रूप से यह सबसे पहले तमिलनाडु में देखा गया। तो लोगों को भय था कि हिंदी का अनिवार्य बनाने से क्षेत्रीय भाषाएं और संस्कृतियाँ कमजोर हो जाएंगी। 1960 के दशक में हिंदी थोपे जाने के विरोध में बड़े पैमाने पर आंदोलन हो गए थे। कई स्थानों पर ये आंदोलन हिंसक हो गए थे, जिसमें संपत्ति का नुकसान और जान हानि का नुकसान हुआ था। तो ये एंटी हिंदू एजिटेशन, जिसे क्या बोलते हैं? हिंदी विरोधी आंदोलन बोला जाता है। तो ये हमें देखने को मिले थे, जो कि इस पर व्यापक प्रभाव डालते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा इसमें क्या आता है? लिंग्विस्टिक रिकॉग्नाइजेशंस ऑफ स्टेट्स। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, क्योंकि जैसे कि 1960 में तमिलनाडु ने सबसे पहले उग्र आंदोलन किया था भाषा के आधार पर। फिर दूसरे अलग राज्य आए थे जिन्होंने भाषा के आधार पर क्या किया? आंदोलन वगैरह किए, जो कि लिंग्विस्टिक रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। तो कई क्षेत्रों में भाषाई पहचान के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठी। सबसे मजबूत आंदोलन कहाँ पर देखने को मिला? हमें तमिलनाडु में देखने को मिला था। जो तेलुगु भाषी लोग हैं उनके द्वारा चलाया गया। तेलुगु भाषी राज्य की मांग को लेकर पोट्टी श्रीरामुलु ने आमरण अनशन किया और उनकी मृत्यु के बाद यह आंदोलन और तेज हो गया था। पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद क्या हुआ था कि 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया था। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम लागू कर दिया गया था। ये हमारा लिंग्विस्टिक रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता है कि हमारा क्या हुआ? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होने लग गया था। फिर आता है इसमें नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज बेस्ड
रीजनल मूवमेंट्स। तो ये क्या होते हैं, जो भाषा आधारित क्षेत्रीय आंदोलन हमें देखने को मिलते, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता, मराठी लैंग्वेज मूवमेंट। तो इसमें क्या हुआ था, जो महाराष्ट्र में प्रशासन और सार्वजनिक जीवन में मराठी भाषा के अधिक उपयोग की मांग की गई थी। आज के दिन लेटेस्ट मुद्दों पर देखेंगे तो आज के दिन लोगों को पीटा जा रहा है। अगर किसी की दुकान है, कोई रोजगार कर रहा है बाहर जाकर, तो उनको मराठी लैंग्वेज नहीं आ रही तो उनको पीटा जा रहा है। नेक्स्ट इसमें क्या है, पंजाबी सूबा मूवमेंट। तो पंजाबी भाषी राज्य की मांग ने राजनीतिक तनाव को पैदा कर दिया और अंत में क्या है, 1966 में पंजाब राज्य का पुनर्गठन कर दिया गया। हरियाणा से इसको अलग स्टेट का दर्जा दे दिया गया है। फिर क्या दिया गया था, असमीज लैंग्वेज एजिटेशंस। तो असम में असमिया भाषा को प्रमुख भाषा बनाने के प्रयासों पर भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ ये संघर्ष उत्पन्न हो गए थे। तो ये हमारे कुछ इसमें मेन हमारे आंदोलन थे। फिर क्या क्या कन्फ्लिक्ट्स थे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बीच में, तो भाषाई समुदाय के बीच में क्या क्या संघर्ष हमें देखने को मिले, इसके बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। तो क्या क्या कन्फ्लिक्ट थे, लैंग्वेज इन स्कूल एंड कॉलेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और रिकॉग्नाइजेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ लैंग्वेजेस। ये हमें कई भाषाई समुदाय के बीच में संघर्ष को देखना पड़ा। फिर लैंग्वेज एंड एम्प्लॉयमेंट, एक मिनट, लैंग्वेज एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो ये क्या है, भाषा और रोजगार के बारे में क्या था हमारा, कि कई लोगों को डर था कि किसी एक भाषा को प्राथमिकता मिलने से अन्य भाषा के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, जैसे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में, सरकारी नौकरियों में, प्रशासनिक सेवाओं में। तो ये हमें दक्षिण भारत में ज़्यादा देखने को मिला था, क्योंकि यही आंदोलन उन्होंने सबसे ज़्यादा चलाया था, जो कि तमिलनाडु से शुरू हुआ था। नेक्स्ट इसका हमारा आता है कि लैंग्वेज और एजुकेशन। हमने देख लिया कि कैसे लैंग्वेज और एजुकेशन कैसे इंपॉर्टेंट है। तो लैंग्वेज एंड एजुकेशन में, शिक्षा के क्षेत्र में भाषा एक क्या है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू हो गया था, क्योंकि जो मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए त्रिभाषी सूत्र को लागू किया गया था, क्षेत्रीय भाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा। लेकिन सभी राज्य इसका समान रूप से पालन नहीं करते थे। तो ये हमारा एक क्या है, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो गया था इसके लिए। अगला है वॉयलेंस एसोसिएटेड विद द लैंग्वेज कन्फ्लिक्ट्स। तो भाषाई संघर्षों से जुड़ी हिंसा हमें देखने को मिली थी, जिसमें क्या क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो हमारे डीमॉन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक्स हमें देखने को पड़ा था, क्लैशेस विद पुलिस, डैमेज टू द पब्लिक प्रॉपर्टी, डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी हो गया। फिर पॉलिटिकल अनरेस्ट देखा गया था, लॉस ऑफ लाइव्स। तो बहुत सारे भाषाई विवाद क्या है, लोकतांत्रिक तरीके से सुलझाए गए हैं, फिर भी कुछ आंदोलनों में हिंसा देखने को पड़ी है कि क्या क्या हुआ है। फिर इसमें बहुत सारी कैजुअलिटीज़ भी हुई है, जो कि बहुत ही हानिकारक है। अगला है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अगेंस्ट लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स। जो भाषाई संघर्ष है उसको रोकने के लिए संवैधानिक सुरक्षा देना। इसमें क्या क्या आएगा, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस। दूसरा है फ्रीडम टू यूज़ रीजनल लैंग्वेजेस। जो रीजनल लैंग्वेज है उसको यूज़ करना फ्रीडम है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज़, की प्रोटेक्शन करना लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज़ को लेकर, मदर टंग एजुकेशंस। अगला है इसमें हमारा मीजर टू प्रमोट लिंग्विस्टिक हार्मनी, रिस्पेक्ट फॉर ऑल लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स। अगला है इसमें नेक्स्ट हमारा अवॉइडेंस ऑफ लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशंस। तो ये हमारे इस प्रकार क्या हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड हैं वो किसके अगेंस्ट, लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट के अगेंस्ट देखे जा सकते हैं। भाषाई संघर्ष को रोकने के लिए संवैधानिक सुरक्षा कैसे मिलेगी उसके बारे में बात की गई है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का कंक्लूजन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जैसे ही हमने आंसर दिया है उसी बेस पर आपको इसका कंक्लूजन डिसाइड करना है। उसके मेन पॉइंट आपको इसमें शामिल करने हैं और लास्ट में इसका इंट्रोडक्शन डालना है, फिर लास्ट में थोड़ा कंक्लूजन डाल देना। हो गया आपका कंक्लूजन, इसमें कुछ भारी बड़ी बात थोड़ी ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आइडेंटिफाई द मेजर सिलसिलाज ऑफ द सूफीज़। इस क्वेश्चन में हमें आपको बताना होगा कि सूफ़ी सिलसिलों, जो कि सूफ़ी ऑर्डर्स के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके बारे में बताने को बोल रहा है हमें। इसमें जो सिलसिलाज है ना, इसका अर्थ है कि जो प्रमुख सूफ़ी संप्रदाय थे, जैसे कि चिश्ती था, सुहरवार्दी था, क्वादरी था और सतराई था, जो उनकी विशेषताएं हैं ना, उनके जो प्रमुख संत हैं और भारतीय समाज में और संस्कृति में उनके योगदान की चर्चा करनी है। तो ये हमारा मेजर सिलसिलाज ऑफ द सूफीज़ के बारे में हमें इन्हें आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले हमने देना है इसका इंट्रोडक्शन। सूफीज़म इज़ द मिस्टिकल डायमेंशन ऑफ इस्लाम दैट एम्फेसाइज लव, डिवोशन, स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशंस एंड द डायरेक्शन एक्सपीरियंस ऑफ गॉड। सूफीवादी इस्लाम की एक रहस्यवादी परंपरा है जो हमें ईश्वर के प्रेम, भक्ति, आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति पर बल देती है। सूफीज sought to achieve
closeness to God through prayer, meditation, self discipline and service to humanity। तो इसमें क्या है, जो सूफी संतों ने क्या किया, प्रेम, करुणा और सहिष्णुता, विनम्रता और इसके थ्रू क्या है, बंधुत्व का संदेश दिया और भगवान की क्लोजनेस इनको अचीव किया है। भगवान की क्लोजनेस को किसके थ्रू, प्रेयर के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, इनके थ्रू, ठीक है। द टीचिंग ऑफ सूफिज्म प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ। तो क्या है, जो टीचिंग है ना सूफिज्म की, वो इसमें मेन रोल प्ले करती है, किसमें, धार्मिक और कल्चरल लाइफ में। जैसे कि मेडिवल इंडिया में, ठीक है, सूफी संत प्रीच वैल्यूज सच एज लव, कंपैशन, टॉलरेंस, ह्यूमैनिटी, ब्रदरहुड, विच अट्रैक्टेड पीपल फ्रॉम द डिफरेंट रिलीजियस एंड सोशल बैकग्राउंड्स। तो इन्होंने क्या किया है, जो सूफी शिक्षा है ना, इनका प्रसार किया है, जो कि आध्यात्मिक परंपराओं के माध्यम से हुआ है, इसे सिलसिला बोलते हैं। और इन सिलसिलों ने क्या किया है, जो मध्यकालीन भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। अब इसके मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ सिलसिलाज को जानेंगे। ए सिलसिला इज ए स्पिरिचुअल ऑर्डर और चेन ऑफ सक्सेशन थ्रू विच सूफी टीचिंग आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो ये क्या है, जो सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है ना, वो हमारा क्या है, ऑर्डर और चेन है, जिसे कि आप श्रृंखला बोल सकते हो या कुछ। थ्रू विच क्या है, सूफी टीचिंग आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। तो जिसके थ्रू क्या है, वो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन ट्रांसफर होते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन ए स्पिरिचुअल गाइड एंड ए डिस्पल इज सेंटर टू एवरी सूफी ऑर्डर्ड। तो ये क्या है, यह जो गुरु और शिष्य तक चलने वाली की आध्यात्मिक परंपरा है ना, इसको दर्शाता है। इसके माध्यम से क्या है, सूफी जो शिक्षाएं हैं, टीचिंग मेथड है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। तो ये मीनिंग है अपना सिलसिलाज का। द सिलसिलाज प्रोवाइड्स, क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं, स्पिरिचुअल गाइडेंस टू द फॉलोवर्स, ट्रेनिंग इन रिलीजियस एंड मोरल वैल्यूज, ए सेंस ऑफ कम्युनिटीज एंड अमंग डिसिप्लिन्स, कंटिन्यूटी ऑफ मिस्टिकल टीचिंग्स। तो ये क्या है, कंटिन्यूटी प्रोवाइड कराते हैं मिस्टिकल टीचिंग को, प्रैक्टिसेस को। तो अब हम बात करते हैं कि क्या डिफरेंट सिलसिलाज एम्फेसाइज डिफरेंट अप्रोचेज टू द स्पिरिचुअलिटी बट ऑल सोट टू हेल्प इंडिविजुअल्स अटेन स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट एंड क्लोजनेस टू गॉड, जो कि हमें भगवान के नज़दीक पहुंचाती है। तो इसमें क्या क्या फैक्टर हैं, तो मेजर सिलसिलाज ऑफ द सूफीज क्या है, पहला है चिश्ती सिलसिलाज। तो चिश्ती सिलसिला क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो जो चिश्ती सिलसिला है, वो भारत का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली सूफी संप्रदाय था। इसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में स्थापित किया था। तो द चिश्ती सिलसिला वाज द वन ऑफ द मोस्ट influential and popular Sufi orders in India. It originated in Chishti, a town in present day अफगानिस्तान। तो आज के दिन ये कहाँ है, अफगानिस्तान में प्रेजेंट है। द ऑर्डर वाज इंट्रोड्यूस टू इंडिया बाय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ये किसके द्वारा किया गया था, इसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इसे अजमेर में स्थापित किया था। वो सेटल्ड इन द अजमेर ड्यूरिंग द 12th सेंचुरी में, तो इसे स्थापित किया था। इसकी विशेषताएं क्या है, इसके मेन फीचर क्या है, एम्फेसाइज ऑन लव, टॉलरेंस एंड कंपैशन। तो इन्होंने क्या किया है, प्रेम, सहिष्णुता और करुणा को एम्फेसाइज किया है। सर्विस टू ह्यूमैनिटी एज ए फॉर्म ऑफ वर्शिप, सिंप्लिसिटी एंड डिटैचमेंट फ्रॉम पॉलिटिकल पावर, acceptance of people from all religious and communities, use of devotion music जिसे कि सामा एंड कव्वाली बोलते हैं। तो ये इन्होंने डिवोशनल म्यूजिक को यूज किया है फॉर स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन के लिए। तो इसके इंपॉर्टेंट संत कौन कौन से हैं इसके, तो पहला इनका है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दूसरा है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तीसरा है इसमें बाबा फरीद, फिर अगला है निजामुद्दीन औलिया, फिर आता है इसमें निसारुद्दीन चिराग ए दिल्ली। तो ये क्या है, इसके मेन इंपॉर्टेंट संत है, प्रमुख संत हैं इनके। फिर अब दूसरी बात करते हैं इसमें सुहरावर्दी सिलसिला। सुहरावर्दी सिलसिला क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो सुहरावर्दी सिलसिला फारस में उत्पन्न हुआ था और भारत में बहाउद्दीन जकारिया द्वारा ये फैलाया गया था। द सुहरावर्दी सिलसिला ओरिजिनेटेड इन द पर्सिया, जो कि पर्सिया में ओरिजिनेट हुआ था, वाज फाउंडेड बाय द शिहाब अल दीन सुहरावर्दी। तो ये किस द्वारा किया गया था, भारत में बहाउद्दीन जकारिया द्वारा किया गया था, जो कि जो है सुहरावर्दी जिसे सिलसिला बोलते हैं। जो ऑर्डर है वो इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में किस द्वारा, जो कि मैंने अभी नाम दिया था इसका, बहाउद्दीन जकारिया द्वारा इसे भारत में फैलाया गया था। इसके मेन फीचर क्या क्या है कि ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ मटेरियल वेल्थ कंपेयर टू द चिश्ती, धन संपत्ति को स्वीकार करते थे चिश्ती के मुकाबले। क्लोजर एसोसिएशन विद द रूलर्स एंड पॉलिटिकल अथॉरिटीज, शासकों के निकट इसके संबंध थे।
एम्फेसाइज ऑन इस्लामिक लॉ अलोंग विद द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, तो इस्लामिक कानून पर ये बल था। वेल ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर थी इसकी। इसके इंपॉर्टेंट संत कौन से थे? बहाउद्दीन जकारिया और जलालुद्दीन तबरीजी इसके मेन संत थे। फिर बात करते हैं इसमें क्वादरी सिलसिला। तो कादरी सिलसिला क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो कादरी सिलसिला की स्थापना किसने की थी? अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी, जो कि बगदाद में की गई थी। तो यह भारत में क्या है 15वीं और 16वीं शताब्दी में ज़्यादा लोकप्रिय हो गया था। द क्वादरी सिलसिला वाज फाउंडेड बाय दी अब्दुल कादिर गिलानी इज बगदाद में की गई थी। द ऑर्डर बिकेम पॉपुलर इन इंडिया ड्यूरिंग द 15वीं और 16वीं शताब्दी में ये ज़्यादा फेमस हुआ था इंडिया में। मेन फीचर क्या है इसके? स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज ऑन डिवोशन टू द गॉड, तो ईश्वर की भक्ति पर ज़्यादा बल दिया गया है इसमें। इंपॉर्टेंस ऑफ मोरल कंडक्ट एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, नैतिक अनुशासन की बात की गई है। सिंप्लिसिटी इन रिलीजियस प्रैक्टिस, सरल धार्मिक जीवन है। प्रमोशन ऑफ चैरिटी, सर्विस टू द सोसाइटी, दान और समाज सेवा के बारे में बात की गई है। इसके इंपॉर्टेंट संत कौन से हैं? मियां मीर, तो मियां मीर। दूसरा है इसमें शाह गुलाम अली, इसके मेन इंपॉर्टेंट संत हैं। बाद में बात करते हैं इसका नक्शबंदी सिलसिला। तो नक्शबंदी सिलसिला क्या है? नक्शबंदी सिलसिला मध्य एशिया में उत्पन्न हुआ था और भारत के ख्वाजा बाकी बिल्ला द्वारा यह लाया गया था। इसके बारे में बात करेंगे सर। स्टार्टिंग में इसको आप डेफिनेशन कैसे दोगे? द नक्शबंदी सिलसिला ओरिजिनेटेड इन द सेंट्रल एशिया में ओरिजिनेट हुआ था। वाज फाउंडेड बाय द बहाउद्दीन, किसके द्वारा? नक्शबंदी द्वारा ये लाया गया था। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंडिया बाय द ख्वाजा बंदी बिला ड्यूरिंग द मुगल पीरियड के दौरान ये इंडिया में आया था। इसके मेन फीचर क्या हैं? इसके मेन फीचर में बात करें तो स्ट्रिक्ट एडेरेंस टू द इस्लामिक लॉज, तो इस्लामिक लॉज के स्ट्रिक्ट इसमें लॉ थे। प्रेफरेंस फॉर साइलेंट मेडिटेशन रेदर देन द म्यूजिकल गैदरिंग्स, तो इसमें क्या किया गया था? म्यूजिकल गैदरिंग के बजाय क्या था? साइलेंट मेडिटेशन इसमें किया जाता था। ग्रेटर इम्पेसाइज था ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक प्रैक्टिस में। इंकरेजमेंट थी पर्सनल स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में। इसके इंपॉर्टेंट संत कौन से हैं? पहला है ख्वाजा बाकी बिल्ला, दूसरा है अहमद सिर हिंदी, तो ये इसके इंपॉर्टेंट संत हैं। अब बात करते हैं इसके 5वें सिलसिला की, जो कि है सतारी सिलसिला है। द सतारी सिलसिला इमर्ज इन द सेंट्रल एशिया एंड लेटर स्प्रेड इन इंडिया, तो सिलसिला क्या है? ये मध्य एशिया में आया और आध्यात्मिक अनुभव और पर ध्यान देने के लिए बाद में ये भारत में प्रसिद्ध हुआ। लेटर स्प्रेड टू द इंडिया। इसके मेन फीचर क्या है? एम्फेसाइज ऑन द रैपिड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, तो इसकी आध्यात्मिक उन्नति बहुत ज़्यादा तेज हुई थी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ मेडिटेशन टेक्निक्स, ध्यान साधना पर ये ज़्यादा फोकस था। एक्सेप्टेंस ऑफ सर्टेन लोकल स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस, जो वहाँ की लोकल परंपरा थी उसको स्वीकार किया था। फोकस ऑन इनर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, इन्हें आंतरिक आध्यात्मिक अनुभव पर फोकस किया था। इसके इंपॉर्टेंट संत कौन से हैं इसमें? तो है इसका मोहम्मद गोस, इसके इंपॉर्टेंट संत हैं। तो इसमें कंट्रीब्यूशन क्या है ऑफ द सूफी सिलसिलाज का? कंट्रीब्यूशन क्या है? तो इसमें एक एक करके बात करेंगे। प्रमोशन ऑफ रिलीजियस हारमोनी, तो सूफियों ने सभी धर्मों और समुदाय में प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया है। प्रमोशन ऑफ द रिलीजियस हारमोनी बोलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द कंपोजिट कल्चर, तो ये क्या है? उन्होंने हिंदू और मुस्लिम जो संस्कृति है उनके बीच में समन्वय कम्बिनेशन को बढ़ावा दिया है। ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, तो ये क्या है? इन्होंने जो सूफी संत थे उन्होंने जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज थी उसका उपयोग करके जनसाधारण तक अपनी पहुँच बना ली थी, उन्होंने अपनी ग्रोथ की थी। फिर आता है इसमें सोशल इक्वेलिटी, उन्होंने क्या किया था? सामाजिक भेदभाव का विरोध किया और समानता पर बल दिया था। इन्होंने क्या किया? स्प्रेड किया स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को। उन्होंने विनम्रता, दया, दान और सेवा के आध्यात्मिक मूल्य पर विचार किया है। फिर इन्होंने क्या है? डिफरेंस अमंग द मेजर सिलसिला, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस थे तो सभी के एक एक करके बता सकते हो। जैसे कि इसके मेन फीचर के हिसाब से बताओगे, क्या है? चिश्ती है। चिश्ती का मेन फीचर क्या था? लव, टॉलरेंस, क्वाली, डिस्टेंस फ्रॉम द रूलर्स, तो ये क्या थे? ये चिश्ती के थे। फिर आप बात करोगे अलग अलग के हैं। सोशरवादी के क्या है? क्लोज रिलेशंस है रूलर के साथ, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। फिर क्वादरी की बात करोगे, क्वादरी किस पर फोकस करता था? डिवोशन पर, मोरलिटी पर, सिंप्लिसिटी पर। फिर इसमें बात करोगे नक्शबंदी का क्या है? स्ट्रिक्ट सहार्य था, साइलेंट मेडिटेशन था। फिर शस्त्री पर करोगे तो ये क्या है? मेडिटेशन और
मिस्टिकल एक्सपीरियंस इसमें थे। तो ये इनकी प्रमुख मेजरली क्या है डिफरेंसेस हैं। फिर इसका कंक्लूजन आ जाएगा जो कि हमने इसमें किया है। तो सूफीज़ को हमने इजीली एकदम आसानी से कर दिया है कि सूफीज़ क्या होते हैं, इसी डेफिनेशन दे दी, सूफीज़ के बारे में जान लिया, जो अलग अलग सूफीज़ थे उनके बारे में जान लिया, उनकी खासियत जान ली। तो इस प्रकार क्या है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगली वीडियो में इसके मोर और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लेकर आएंगे। अभी तक अगर आपने हमारे इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप ये PDF और अदर सब्जेक्ट की भी गेस्ट पेपर आप प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।